नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग एंशिएंट बिहार हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज़ में से नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को देखा था 1 से 25 तक, और आज हम लोग 26 से लेकर 50 क्वेश्चन को पूरा देखेंगे। और ये बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आज से शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि सही कथन चुने। पहला कथन है महेंद्र मौर्य वंश का अंतिम शासक था। दूसरा, मौर्य के बाद शुंग वंश ने सत्ता संभाली। और तीसरा है पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का प्रथम शासक था। इसे देखते हैं कि महेंद्र मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जो कि गलत है। दूसरा कथन है मौर्य के बाद शुंग वंश ने सत्ता संभाली, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का प्रथम शासक था, ये सही है कि शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ही है, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसका कथन 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कहा गया है कि सही कथन को चुने। पहला कथन है शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इसके शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है इसका उल्लेख अयोध्या के धनदेव के शिलालेख में मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था, जो कि हम लोगों ने भी देखा। और इसके शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया गया था, और इसका उल्लेख अयोध्या के राजा धनदेव के शिलालेख में मिलता है। तो इस तरह से इसका ये एक्सप्लेनेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। इसमें कहा गया है कि बिहार में साम्राज्यों का सही कालक्रम चुने। इसमें से 4 हमारे वंश के नाम दिए गए हैं। पहला है शुंग राजवंश, दूसरा है कण्व राजवंश, तीसरा नंद राजवंश, चौथा शिशुनाग राजवंश। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहला जो वंश था वो बृहद्रथ वंश था, जो कि महाभारत के समय था। उसके बाद जो वंश हुआ वो हुआ हर्यक वंश। उसके बाद जो वंश हुआ वो शिशुनाग वंश हुआ। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद फिर से शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद फिर कण्व वंश। तो इस तरह से ये वंश का कालानुक्रम है। तो इनमें से सबसे पहला जो कालक्रम के अनुसार होगा वो होगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश प्रथम हो जाएगा। और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा नंद वंश, और तीसरा हो जाएगा शुंग वंश, और चौथा कण्व वंश। इस तरह से 4, 3, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 4, 3, 1, 2। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, हम लोग इसमें से 50 क्वेश्चन का सीरीज है, लेकिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन बनाते हैं, तो मोटा मोटी 50 गुने 3 यानी कि 150 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। 50 गुने 3 यानी कि 150 क्वेश्चन हम लोग पूरा कवर कर पाते हैं, 150 से 200 के बीच में। तो दिखने में है कि टॉप 50 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ टॉप 150 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। चलिए देखते हैं 29 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। तो पहला कथन है उदयन, दूसरा कथन है धनानंद, तीसरा शिशुनाग, चौथा कालाशोक। तो उदयन जो पाटलिपुत्र के संस्थापक भी थे, तो उदयन तो सही है। धनानंद भी पाटलिपुत्र में थे, इनका शासक राजधानी थी पाटलिपुत्र। और शिशुनाग वंश तो पाटलिपुत्र राजधानी थी मौर्य वंश के बाद, हर्यक वंश के बाद। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिए कहाँ, वैशाली में, तो ये नहीं होगा। और कालाशोक फिर वैशाली से, इन्हीं के पुत्र थे, शिशुनाग के पुत्र थे कालाशोक, जो फिर वैशाली से वापस से पाटलिपुत्र ले आए थे अपनी राजधानी। तो इस तरह से 3 को छोड़कर सभी होएगा, 1, 2 और 4।
तो 1 to 4 कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वैशाली में केवल वैशाली में केवल शिशुनाग की ही राजधानी थी। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस शासक के प्राचीन बिहार में सबसे पहले अस्थाई सेना थी? अस्थाई सेना किसके पास थी? तो इसमें ये कहा गया है कि अस्थाई सेना इनमें से किसी के पास नहीं थी। सबसे पहले जो अस्थाई सेना थे प्राचीन बिहार में, वो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के पास थे। ठीक है, बिंबिसार के पास। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें से कोई नहीं है, बिंबिसार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सही कथन चुने। पहला कथन है शुंग राजवंश बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बिल्कुल गलत है। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। दूसरा कथन है सांची का स्तूप इसके शासनकाल में बनाया गया था। ये भी गलत है। सांची का स्तूप बनाया गया था अशोक मौर्य के शासनकाल में। ठीक है। तीसरा कथन है कि इसका उल्लेख इलाहाबाद अभिलेख में भी मिलता है। ये भी गलत है। इलाहाबाद अभिलेख में नहीं मिलता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि शुंग राजवंश एक ब्राह्मण वंश था और सांची स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुने। पहला कथन है कण्व वंश की स्थापना देवभूति ने की थी। नहीं, ये गलत है। कण्व वंश की स्थापना की थी वासुदेव कण्व ने। और दूसरा कथन है कि यह एक क्षत्रिय वंश था। तो ये भी गलत है। ये एक तरह से ब्राह्मणवादी वंश था। और तीसरा है कि सुशर्मा इसके अंतिम राजा थे। तो हाँ, ये सही है कि कण्व वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो सुशर्मा थे। इसलिए कथन 3 सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3। देखते हैं इसका 33 क्वेश्चन नेक्स्ट। सही कथन को चुनना है इसमें भी। पहला कथन है कि भगवान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, इसका ये सही है। कुंडल ग्राम में ही हुआ था भगवान महावीर का जन्म। दूसरा कथन है उनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी जनजाति की थी। ये भी सही है कि उनकी माता त्रिशला वैशाली की राजकुमारी भी थी। ठीक है। और तीसरा कथन है कि नवादा के पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये कथन पार्शली करेक्ट है, पार्शली रॉन्ग है। तो इस तरह से पावापुरी में उनकी मृत्यु तो हुई थी, लेकिन पावापुरी नवादा में नहीं है। पावापुरी नालंदा जिला में है। कहाँ है? नालंदा जिला में। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत होता है और 1 और 2 सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि सही कथन को चुने। पहला कथन है भगवान महावीर को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बिल्कुल गलत है। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और भगवान महावीर को कौन सी नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा है कथन यह जगह भिक्षु ग्राम के पास है। ये भी गलत है। ये जिम्भिक के पास था। और तीसरा है उन्हें कैवल्य प्राप्त करने में 12 वर्ष लग गए थे। ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। महावीर ने जिम्भिक ग्राम के पास रिजुपालका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुई थी। महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था रिजुपालका नदी के तट पे, और गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पे। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी बोलते हैं। ठीक है। महावीर ने और उनका जो जिम्भिक ग्राम है वहीं पे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनना है। पहला कथन है चंद्रगुप्त वन सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले भारतीय राजा थे। ये सही है बिल्कुल भी। उन्होंने लिच्छवी जनजाति की कुमार देवी से विवाह किया था। ये भी सही है। और तीसरा कथन है उनके पिता श्रीगुप्त थे। तो ये गलत है। गुप्त वंश की स्थापना किए थे श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को।
और श्रीगुप्त के पुत्र थे घटोत्कच गुप्त, और घटोत्कच गुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त वन। तो इस तरह से इनके जो पिता थे घटोत्कच थे, श्रीगुप्त नहीं थे। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसमें बताया गया है कि श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। और चंद्रगुप्त वन के पिता घटोत्कच गुप्त थे, श्रीगुप्त के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला कथन है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में जंत्रिका क्षत्रिय कुल में हुआ था। इसमें कुछ कुछ सही लग रहा है, कुछ कुछ गलत है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में तो हुआ था, ठीक है, लेकिन जंत्रिका क्षत्रिय कुल में नहीं, ये शाक्य कुल में हुआ था, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो पहला कथन हो गया गलत। दूसरा है कि इसकी पुष्टि रामपुरवा स्तंभ अभिलेख से होती है, ये भी गलत है, ये लुम्बिनी अभिलेख से होती है। तीसरा कथन है कि चंपारण के रामपुरवा में एकल सिंह कैपिटल वाला स्तंभ है, नहीं, गलत है। चंपारण के रामपुरवा जो स्तंभ है इसमें एकल सिंह नहीं, जबकि एकल बैल के कैपिटल वाला स्तंभ है, ठीक है, तो ये भी गलत है। इसलिए से तीनों गलत है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में शाक्य क्षत्रिय वंश में हुआ था, शाक्य कुल में। इसकी पुष्टि लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख से होती है, और रामपुरवा स्तंभ में बैल कैपिटल का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला कथन है कि नालंदा इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यह बौद्धिक धार्मिक दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है कि 1951 में इसका पुनर्निर्मित रूप नव नालंदा महाविहार बिहार सरकार के द्वारा स्थापित एक पाली अनुसंधान केंद्र है, पाली अनुसंधान केंद्र है, ये भी बिल्कुल सही है कि ये कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 3 तीनों, यानी कि ऑप्शन ई। इसका एक्सप्लेनेशन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। यह बौद्ध धार्मिक दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, और 1951 में इसका पुनर्निर्मित रूप नव नालंदा महाविहार, जो कि बिहार सरकार के द्वारा एक स्थापित पाली अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सही जोड़ी को इसमें भी चुनना है। पहला कथन है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, और इधर है कुमारगुप्त, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन बनाया है, तो कुमारगुप्त। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया, तो स्कंदगुप्त, जो कि गलत है। सांची स्तूप का निर्माण किया था अशोक, और सारनाथ का स्तंभ अशोक स्तंभ इससे ही बोला जाता है, तो अशोक बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सही जोड़ी को चुनना है। इसमें कहा गया है कि कौशाम्बी जो कि घोषिताराम मठ है इसका जोड़ी, और श्रावस्ती सहेत महेत इसे बोला जाता है, और पहला कौशाम्बी ये भी बिल्कुल सही है, घोषिताराम मठ बोला जाता है। और जहानाबाद को लोमेश ऋषि की गुफाएं के लिए प्रसिद्ध है, और सारनाथ धमेक स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि पूछ रहा है कि सही जोड़ी चुनना है। पहला कथन है रज्जुका ग्रामीण सर्वेक्षक। इस क्वेश्चन से पता चलता है कि ये मौर्य काल से संबंधित है, ठीक है, मौर्य काल से संबंधित है। तो मौर्य काल में रज्जुका को ग्रामीण सर्वेक्षक के रूप में भी जाना जाता था, पहला सही है। दूसरा है युक्ता जिला जो कि राजस्व अधिकारी के रूप में होता था मौर्य में। और तीसरा है प्रादेशिका जो कि शीर्ष मंडल अधिकारी, यानी कि तीनों के तीनों सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 41। इसमें भी बोल रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला कथन है कि बिहार में कर्नाट वंश पाल वंश का समकालीन था, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल पाल वंश का समकालीन ही था, कर्नाट वंश और पाल वंश। बिहार में कर्नाट वंश होता था बिहार के उत्तरी क्षेत्र में,
जो फिलहाल जिसे बोलते हैं मिथिला क्षेत्र। और दूसरा कथन कहता है कि यह आधुनिक बिहार और झारखंड के दक्षिणी पठार पर शासन कर रहा था। ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने बताया था कि बिहार के उत्तरी भाग में शासन कर रहा था। और तीसरा कथन है नान्यदेव कर्नाट वंश के प्रथम शासक थे। सही है, ये कर्नाट वंश के संस्थापक भी थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कि आधुनिक बिहार के मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का शासन था, यानी कि नॉर्थ बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, जिसमें कह रहा है सही कथन को चुने। पहला कथन है कि मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश ने सेन वंश को हराया। ठीक है, चलिए इसका आंसर अभी पता नहीं है, लेकिन हम इसे एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। दूसरा कथन है कि इनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। चलिए ये पता है कि इनकी राजधानी तो सिमरावगढ़ थी, किनकी? कर्नाट वंश की, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब दूसरा सही हो गया तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन ई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। नरसिंहदेव ने सेन वंश को हराया, ये भी गलत है, क्योंकि सेन वंश ने हराया था कर्नाट वंश को, तो इस तरह से पहला भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ना बी होगा ना ही सी होगा और ऑप्शन ई हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ कथन 2 ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुने। पहला है कि विदेह राजवंश की स्थापना निमि विदेह ने की थी। ये बिल्कुल सही है। और निमि विदेह जो कि ऐसा कहा जाता है कि मनु के पौत्र थे, यानी कि मनु के पोता थे निमि विदेह। दूसरा कथन है कि ऋग्वेद उनकी नींव और विकास के बारे में बात करता है। नहीं, ऋग्वेद विकास नहीं करता है, गलत कथन, गलत है। ये बात करता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में इसका उल्लेख है, क्योंकि ऋग्वेद तो बहुत पुराना वेद है, उस समय तो राजवंश की स्थापना भी नहीं हुई थी अच्छे से। तीसरा कथन है मिथिला की स्थापना इस वंश के उत्तराधिकारियों ने की थी। बिल्कुल सही है, मिथिला वंश की स्थापना किए थे विदेह राजवंश की, उनका नाम था मिथि, जो कि निमि विदेह के पुत्र थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 एंड कथन 3, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुने। पहला कथन है वैशाली पर वैशालिका राजवंश का शासन था। पहला कथन है, ठीक है, जो कि सही है। दूसरा कथन है इस राजवंश की शुरुआत नमोदृष्टि ने की थी। ये भी सही है। तीसरा है ये महान मनु के पुत्र थे। ये भी सही है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। इसमें बोल रहा है कि सही कथन को चुने। पहला है बज्जी संघ में 8 सदस्य शामिल थे, जिसे अष्टकुल बोला जाता था। ये बिल्कुल सही है, 8 सदस्य तो शामिल थे ही। कौशाम्बी, कौशल, लिच्छवी, पांचाल इसके प्रमुख 4 सदस्य थे। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि बज्जी तो बिहार में, अगर आप थोड़ा सा भी IQ लगाते हैं तो देखिए कि बज्जी बिहार में फ़िलहाल है, और इसके जो सदस्य होंगे वो बिहार से ज़्यादातर रिलेट करेंगे। तो इसमें से बिहार के रिलेट करने वाले सिर्फ लिच्छवी हैं और कोई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 2 कथन 2 गलत हो जाता है। कथन 3 है कौटिल्य द्वारा लिच्छवी को राज शब्दोपजीवी भी कहा जाता था। ये बिल्कुल सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 46, सही कथन को चुना। पहला कथन है अजातशत्रु ने बज्जी संघ को हराया था। बिल्कुल सही है। दूसरा, अजातशत्रु ने बज्जी संघ बीच मतभेदों का फायदा उठाकर बज्जी संघ को भी तोड़ा। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है वास्कार अजातशत्रु के मंत्री थे, जिन्होंने महासंघ को तोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई। ये बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों के तीनों सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कहा गया है कि सही कथन को चुनना है। पहला है अंग जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, अथर्ववेद में किया गया है। दूसरा है यह जनपद आधुनिक बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में था। नहीं, ये गलत है, उत्तर पूर्वी भाग में नहीं था, ये भागलपुर कटिहार के आसपास वाला एरिया में था। तीसरा कथन है कि इसकी
राजधानी चंपा के पास जानी जाती है, बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें सही कथन को भी चुनना है। पहला है कि बिंबिसार के कौशल और लिच्छवी के साथ वैवाहिक संबंध थे, बिल्कुल सही थे वैवाहिक संबंध थे। दूसरा कथन है कि बिंबिसार ने अंग को पराजित कर अपने अधिकार में ले लिया था, ये भी सही है। और तीसरा कथन है महागोविंद बिंबिसार के मुख्य वास्तुकार थे, ये भी सही है, इसलिए तीनों कथन सही हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें भी है सही कथन को चुनना है। पहला कथन है मगध नाम का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, अथर्ववेद में किया गया है। दूसरा कथन है महाभारत काल में मगध पर बृहद्रथ वंश का शासन था, बिल्कुल सही है, बृहद्रथ वंश का शासन था, उसके बाद हर्यक वंश का हुआ, उसके बाद शिशुनाग वंश का हुआ, उसके बाद नंद वंश का हुआ। तीसरा कथन है विदरथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, ये बिल्कुल सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा और एंशिएंट बिहार हिस्ट्री का भी आखिरी क्वेश्चन होगा। कल आपको मध्यकालीन बिहार का इतिहास का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग में 50 नंबर क्वेश्चन बिहार के बारे में पढ़ेंगे, मध्यकालीन बिहार का इतिहास। पहला कथन है नंद वंश के संस्थापकों को जैन ग्रंथों के अनुसार उग्रसेन के नाम से जाना जाता था, जो कि ये गलत है। नंद वंश के संस्थापक को जैन ग्रंथों के अनुसार नहीं जाना जाता था, ये जाना जाता था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी उनको उग्रसेन तो जाना जाता था, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। दूसरा है उनका अंतिम उत्तराधिकारी धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था, ये बिल्कुल सही है, सिकंदर धनानंद के समकालीन भी था और अंतिम शासक भी था, और उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। तीसरा कथन है धनानंद ने कलिंग को परास्त कर महाविजय का उपाधि प्राप्त की, ये गलत है, धनानंद ने कलिंग को परास्त नहीं किया था, जबकि उग्रसेन यानी कि महापद्मनंद जो कि नंद वंश के संस्थापक थे, उन्होंने कलिंग को परास्त कर महाविजय की उपाधि प्राप्त की। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महापद्मनंद जो कि नंद वंश के संस्थापक थे, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, उग्रसेन नाम से जाना जाता है, उसने कलिंग को हराया था। ठीक है, और इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।